हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। यानी कि आपकी हार केवल तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं ना। आप हार गए, आप कहीं पे फेल हो गए, वो आपकी असल मायने में हार नहीं है। उससे जाहिर सी तौर पे अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। लेकिन जब आप हार मान जाएं, खुद से निराश होकर रुक जाएं, का आगे बढ़ना बंद कर दें, तब आपकी असल मायने में हार होती है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हैं हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। एमिड मतलब बीच में। द अनाउंसमेंट्स मतलब घोषणाएं ऑफ स्वीपिंग मतलब जो बहुत बड़े तौर पे। पॉलिसी चेंजेस तो बोल रहे हैं, जो घोषणाएं हो रही हैं बहुत बड़ी पॉलिसी चेंजेस की, उसी बीच में ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म। और ये पॉलिसी चेंजेस कहाँ हो रही हैं घोषणा? जब पहला हफ्ता हुआ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म का, दूसरी बार उनके राष्ट्रपति बनने का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स। इसी बीच में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की जो यात्रा हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की, हिज सेकेंड विद इन द स्पैन ऑफ अ मंथ, जो कि एक महीने के अंतराल में उनकी दूसरी यात्रा है। सिग्नल्स कंटिन्यूटी इन यूएस इंडिया रिलेशंस। ये इशारा दिखाता है, संकेत करता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा कंटिन्यूटी की तरफ, यानी कि अभी भी बरकरार है। जयशंकर मेट विद सीनियर मेंबर्स ऑफ द आउटगोइंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। जयशंकर जी इन लेट दिसंबर, वॉशिंगटन में दिसंबर महीने के अंतिम दिनों में जब उनकी यात्रा हुई थी पहली, तो वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो उच्च स्तर के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मिले थे, जो कि आउटगोइंग मतलब अब बाहर जा रही है, अब पद से जा रही है, पद से इस्तीफा दे रही है। वाइल आउटगोइंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जेक सुलिवन विजिटेड इंडिया इन जनवरी। और वहीं जो अब बाहर जाने वाली, जो रिटायर होने वाली जो सरकार है, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन जो थे, वो भी हिंदुस्तान आए थे जनवरी महीने में। Shankar's two trips to Washington reflect India's recognition of the importance of its relationship with the US। बोल रहे हैं जयशंकर जी की दो जो यात्राएं रही वॉशिंगटन की, वो ये दर्शाती हैं कि भारत इस बात को जानता है, मानता है, स्वीकार करता है कि यूएस के साथ में हमारे रिश्ते कितना अहम योगदान देते हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं। एंड द नेसेसिटी ऑफ मैनेजिंग इट प्रूडेंटली एमिड ग्लोबल टर्बुलेंस। और जो इस वक्त ज़रूरत है इनको बहुत ही प्रूडेंटली, यानी कि सावधानी पूर्वक मैनेज करने की, सावधानी पूर्वक यहाँ पे बातचीत करने की, जब दुनिया भर में टर्बुलेंस चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। ठीक है। आफ्टर ही अटेंडेड ट्रम्प्स इनाग्रेशन, जब उन्होंने ट्रंप की इनाग्रेशन अटेंड करी, उसके बाद जयशंकर हेल्ड बायलेटरल टॉक्स विद एनएसए माइकल वॉल्ट्स। तो अब जो नए एनएसए हैं माइकल वॉल्ट्स, उनके साथ में जयशंकर जी ने द्विपक्षीय बातचीत करी। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनके साथ में ऑन द साइडलाइंस का मतलब होता है कि बेसिक मीटिंग तो कुछ और चल रही थी, पर वहां पे दो लोग मिले तो उन्होंने अपनी भी बातचीत डिस्कस कर ली। ठीक है। और किसके साइडलाइंस में? क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, उसकी साइडलाइन में वहीं पे ये दोनों मिनिस्टर्स भी मिले और आपस में इन्होंने भी बातचीत कर ली। वाइल, क्योंकि उनका पर्पस वहां पे वो मीटिंग करना नहीं था, उनका पर्पस था क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, लेकिन फिर भी उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। वाइल ऑल दिस पॉइंट्स टूवर्ड्स अ रेजिलियंट इंगेजमेंट, जहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो एक रेजिलियंट, एक मजबूत इंगेजमेंट, बातचीत का तरफ इशारा करती हैं। सम मैटर्स मेरिट क्लोज अटेंशन, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जो कि मेरिट मतलब ज़रूरी बनाते हैं क्लोज अटेंशन, ध्यान देने के लिए, बारीकी से निगरानी के लिए, बारीकी से ध्यान देने के लिए ऐसे मसले भी हैं हमारे पास में।
द एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम मतलब एक बहुत बड़ी समस्या, ठीक है, जिससे कि चर्चा करने से बच रहे हैं लोग। तो जो एलिफेंट इन द रूम है वो क्या है, इज द H1B वीज़ा। H1B वीज़ा की बात कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है विद इन द लार्जर एंड ऑन गोइंग डिबेट ओवर इमिग्रेशन इन द US, जो कि एक बहुत बड़ा और अभी जो चल रहा है उस डिबेट का हिस्सा है। कहाँ पे, इमिग्रेशन का जो मसला है US में उसके ऊपर। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स इन वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में रिपोर्टर से बातचीत करने के दौरान में जयशंकर एम्फसाइज दैट इंडिया इज विलिंग टू टेक बैक इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स। जयशंकर जी ने ये बात बताई कि भाई हिंदुस्तान जो भी हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, उनको वापस लेने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड दैट देयर इंडियन ओरिजिन इज वेरीफाइड, बशर्ते ये साबित हो जाए, ये प्रूफ हो जाए कि वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं। विद रिस्पेक्ट टू लीगल माइग्रेशन, और जहां बात आती है लीगली माइग्रेट करने की, बोथ इंडिया एंड द US हैव एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू वर्क टूवर्ड्स रेसिप्रोकल गेन्स। दोनों ही हिंदुस्तान और US ने बात करी है, माना है, स्वीकार करा है कि वो म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल दोनों देशों का फायदा हो इस तरीके से उसमें स्वीकृति दिखा रहे हैं कि अगर कोई लीगली माइग्रेट करना चाहता है तो दोनों देशों के बेनिफिट को देखते हुए वो उसमें बातचीत करने को तैयार है। While Trump has expressed the need for competent people in the US, हालांकि जहां एक और ट्रंप ने इस बात पे ऊपर जोर दिया है कि उनको US में कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, इफेक्टिव हैं, काम वगैरह को अच्छे से कर सकते हैं, ऐसे लोग उनको चाहिए इन द US, in an attempt perhaps to assuage concerns raised by his executive order on birthright citizenship। लेकिन फिर भी एक प्रयास जो किया गया असॉज करना मतलब कम करने का, किस चीज़ को कम करने का, जो कंसर्न्स उठाए गए थे उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा, किस बारे में, बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर। जयशंकर हैज अंडरस्कोर्ड दैट इंडियन टैलेंट एंड इंडियन स्किल्स डिजर्व मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी एट द ग्लोबल लेवल। तो यहाँ पे जयशंकर जी ने इस बात को जोर दिया कि हिंदुस्तान का जो टैलेंट है और हिंदुस्तान के लोगों की जो स्किल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ग्लोबल लेवल पे, वो डिजर्व करते हैं ये, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर foreign talent depresses wages and causes job displacement for the American people is an issue। लेकिन ये जो सवाल है कि क्या बाहर से आने वाले लोग, अब जैसे हमारे लिए जैसे अमेरिकन फॉरेनर्स हैं तो अमेरिकन के लिए हम फॉरेनर्स हैं, तो जो फॉरेन टैलेंटेड लोग हैं क्या वो डिप्रेस करता है, यानी कि कम करता है वहाँ पे वेजेस, और वहाँ पे जॉब जो है उसके डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी कि वहाँ पे जॉब्स की कमी करता है जो लोकल लोग हैं उनके लिए, ठीक है, अमेरिकन लोग हैं उनके लिए। और क्या ये एक मसला है दैट द US इज लाइकली टू कंटिन्यू टू रेसल विद इंटरनली, और हम ये मानते हैं कि ये एक ऐसा मसला है जो US, जाहिर सी बात है कि वो अपने अंदर ही बातचीत करके उससे निपटना चाहेगा, अपने अंदर ही डिस्कशन करके जो भी प्लानिंग करना चाहेगा वो करेगा, है ना। दिल्ली कैन ओनली होप दैट द आउटकम अल्टीमेटली अलाइंस विद इंडियाज इंटरेस्ट। हम एज अ भारतीय सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं, ये आशा कर सकते हैं कि जो भी इनका परिणाम हो, जो भी नतीजा हो, जो जिस भी फैसले पे वो पहुंचे, वो अल्टीमेटली अंततः हमारे हितों के साथ में भी मेल खाए, ठीक है। विथ ट्रंप के साथ में इंडियाज प्राइमरी चैलेंज इन द पास्ट हैज़ बीन ट्रेड। तो जब ट्रंप पिछले टर्म में वो राष्ट्रपति रहे थे, तब हिंदुस्तान का जो मुख्य मसला था, मुख्य चुनौती थी उसके साथ में, वो था ट्रेड, क्योंकि ट्रंप जो है 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। द मोदी गवर्नमेंट इन एंटिसिपेशन ऑफ पोटेंशियली रेज टैरिफ्स, तो बोल रहे हैं मोदी सरकार इस उम्मीद में, इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि जो टैरिफ्स हैं वो संभवतः बढ़ेंगे, इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग मेजर्स सच एज रिकैलिब्रेटिंग इट्स ओन ड्यूटीज। तो वो कथित तौर पे ऐसे मेजर्स, ऐसे कदम उठाने की बात सोच रही है जहाँ पे रिकैलिब्रेट मतलब रीएडजस्ट किया जाए, दोबारा से पुनर्विचार किया जाए हमारी जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती हैं उनके बारे में, एंड इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम द US, और US से इम्पोर्ट्स बढ़ाया जाए। However,
टिंकरिंग विद द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस में प्रोवाइड ओनली अ शॉर्ट टर्म फिक्स। लेकिन अगर हम इसके साथ में छेड़छाड़ करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस थोड़ा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में छेड़खानी करते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए कुछ हमें निजात दे सकता है। वो टेम्पररी फिक्स है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इन द लॉन्ग टर्म इंडिया मस्ट फोकस ऑन रिफॉर्मिंग इट्स ट्रेड पॉलिसीज। अगर हमें लंबी दौर की बात करनी है तो हमें अपनी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए सोचना पड़ेगा। एंड डीपनिंग इट्स इकोनॉमिक टाइज विद द यूएस, और हमें अपनी जो इकोनॉमिक टाइज हैं यूएस के साथ में, हमारे इकोनॉमिक समझौते, संधि वगैरह जो भी रिश्ते हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, गहरा करना पड़ेगा। डिस्पाइट ट्रम्प्स थ्रेट, बावजूद इसके कि ट्रंप ने खतरे दिए, खतरा दिखाया है, दर्शाया है, द यूएस रिमेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ओपन इकोनॉमीज। यूएस जो है दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से सबसे ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी मतलब कि वो एक्सेप्ट करते हैं बाहर से आने वाले लोगों को, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स को वो एक्सेप्ट करते हैं, सेकेंड ओनली टू चाइना। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी ओपन है? चाइना, उसके बाद में कौन आता है? यूएस आता है। इंडिया मस्ट एम्ब्रेस ट्रेड रिफॉर्म रादर दैन रेजिस्टिंग इट। तो इसी के लिए हिंदुस्तान को एम्ब्रेस करना चाहिए, गले लगाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए जो भी ट्रेड रिफॉर्म्स होने वाले हैं या आते हैं इसके साथ में, उनको बजाय कि उनको रेजिस्ट करने के, उनको रोकने के या उनका विरोध करने के। Furthermore, America is arguably on the cusp of a technological revolution। और इससे आगे, इसके अतिरिक्त जो है, अमेरिका इस वक्त ऑन द कस्प ऑफ, यानी कि बिल्कुल कगार पे, बिल्कुल एकदम मुखौने पे खड़ा है। किसके? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आ रहा है। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, बिजनेस एआई है, बहुत सारी चीज़ों में, हर चीज़ में एआई जो है वो घुसता जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एक किस्म से रेवोल्यूशन आ रही है और अमेरिका उसका हब बना हुआ है, ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स के जरिए। इंडिया मस्ट एक्ट स्विफ्टली टू इम्प्लीमेंट इट्स ओन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो हिंदुस्तान को भी बड़ा तेज़ी से क्या करना चाहिए? एक्ट करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपने खुद के टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी यहाँ पे ला सकें। मॉडर्नाइज आउटडेटेड लॉज, जो लॉज पुराने हो चुके हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए। एंड पोजिशन इटसेल्फ कॉम्पिटिटिवली विद इन दी ग्लोबल इकोसिस्टम, और ग्लोबल इकोसिस्टम में खुद को भी एक प्रबल, दावेदार, मजबूत कॉम्पिटिटर के तौर पे खड़ा कर सके। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथेंड बायलैटरल रिलेशंस। बाइडन सरकार के दौरान में द्विपक्षीय रिश्ते जो है मजबूत हुए। एंड इंडिया शुड रीप द बेनिफिट्स विद ट्रम्प 2.0 बाय इंश्योरिंग that it remains aligned with the challenges of the changing global economic and technological landscape। और हिंदुस्तान को ट्रंप के दूसरे शासनकाल के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स उठाने चाहिए, फ़ायदे उठाने चाहिए। कैसे? ये सुनिश्चित करके कि हम जो भी चैलेंजेस दुनिया भर में इकोनॉमिक तौर पर या टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में आ रहे हैं, हम भी उनके अनुरूप चले, हम भी उनके समकक्ष आके खड़े हो पाए। ठीक है, हम पीछे रह जाएंगे तो हम उनके साथ में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बड़े फैसले ट्रंप ने दिए हैं, जिनमें से कुछ हमारे अगेंस्ट में जा सकते हैं। अभी टैरिफ्स वगैरह के ऊपर बातचीत चल रही है, हालांकि जब उनने कैंपेनिंग करी थी उस टाइम पे 100% टैरिफ की बात की थी, बट लेट्स सी एंड होप कि यह अच्छा हमारे फेवर में आए। What can be inferred about India's approach to its relationship with US from जयशंकर्स विजिट? तो वो कंटिन्यूटी चाहते हैं ना रिलेशनशिप में। इंडिया प्रायोरिटाइजेस सिंबॉलिक जेस्चर्स ओवर सब्सटैंशियल इंगेजमेंट। इनकरेक्ट है कि हाँ, हम, ट्रंप ने बोल दिया कि हम अच्छे दोस्त हैं और वहीं पे हमारे अगेंस्ट में सारे फैसले सुनाए जा रहे हैं, अगेंस्ट में कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमें ऐसा चाहिए? नहीं ना, हमें सब्सटैंशियल इंगेजमेंट, महत्वपूर्ण जो इंगेजमेंट है, एक दूसरे के साथ में बातचीत है, वो चाहिए। ठीक है, चाहे वो पब्लिकली ना एक्सेप्ट करे कि इंडिया हमारा दोस्त है, डजंट मैटर, लेकिन हमारे लोगों का फ़ायदा हो, हमारे देश का फ़ायदा हो, हमें वो चाहिए। इंडिया वैल्यूज कंटिन्यूटी एंड प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इन इट्स रिलेशंस विद यूएस। बिल्कुल करेक्ट है, हिंदुस्तान कंटिन्यूटी चाहता है, जो भी प्रोएक्टिव तरीके से पहल करके मैनेज करना चाहता है यूएस के साथ में जो रिश्ते हैं। Which of the following statements is supported by data or specific details in the passage? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो
डेटा या कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स पैसेज में दी गई हैं उसको सपोर्ट करता है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। जयशंकर अटेंडेड ट्रम्प्स इनॉग्रेशन एंड मेट एनएसए वॉल्स आफ्टरवर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट है। वो गए वहाँ पे, उन्होंने इनॉग्रेशन अटेंड करी और माइकल वॉल्स से मिले। जयशंकर्स विजिट रिजल्टेड इन अ फाइनलाइज्ड अग्रीमेंट ऑन H1B वीजा, इनकरेक्ट है। इसके ऊपर अभी कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं पहुंच पाए हैं और ये हमारे लिए इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अपोज्ड इंडिया स्टांस ऑन ट्रेड रिफॉर्म्स, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में हिंदुस्तान के जो ट्रेड है वो मजबूत हुआ था। ट्रंप शासनकाल के दौरान में हमें उसमें चुनौतियां फेस करनी पड़ी थी। इंडिया रिफ्यूज टू कोऑपरेट ऑन इश्यूज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, तो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए हिंदुस्तान ने कोऑपरेट किया है। उन्होंने बोला है कि ठीक है, जो भी इलीगल इमिग्रेंट हैं जो हिंदुस्तानी हैं हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि दे आर इंडियन। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वाई डज द पैसेज हाईलाइट द H1B वीज़ा इशू, तो ये इशू क्यों हाईलाइट किया गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लीगल माइग्रेशन के माध्यम से जो भी हमें बेनिफिट होते हैं, रेमिटेंसेज आती हैं उसके लिए। ठीक है, टू एम्फसाइज द प्राइमरी कॉज ऑफ टेंशन इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स, इनकरेक्ट है। हिंदुस्तान और यूएस के रिलेशंस में जो मुख्य समस्या तनाव है उसके ऊपर जोर देने के लिए तो नहीं कहा ना। टू आर्ग्यू H1B वीजा शुड बी अबॉलिश्ड, इनकरेक्ट है। अगर ये अबॉलिश हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्पाउसल, जो भी साथ में स्पाउसेस जाते हैं उनको। टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल गेन्स इन लीगल माइग्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है कि भाई हम परस्पर समझौते से एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकें, यही हमारा उद्देश्य है। What is the synonym of the word assuage as it appears in the context of the passage? तो assuage का मतलब होता है जो unpleasant हो, ठीक है, या ज़्यादा intense ना हो, फीलिंग आपकी बड़ी उसके प्रति ना अनप्लेजेंट सी है। तो इसका एंटोनिम क्या हो, सिनोनिम बताना है। फर्स्ट है एग्रेवेट, एग्रेवेट मतलब बढ़ाना। एक्सेसरबेट मतलब भी बढ़ाना, चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाना। नेग्लेक्ट नज़रअंदाज करना। और एलेविएट, एलेविएट का मतलब होता है सुगम बनाना, सुखद बनाना, है ना, कम करना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एलेविएट इज करेक्ट। रिकैलिब्रेटिंग, रिकैलिब्रेट का मतलब क्या हुआ, पुनर्विचार करना, है ना, दोबारा किसी चीज़ को एडजस्ट करना। तो इसका एंटोनिम बताना है। फर्स्ट है एडजस्टिंग, एडजस्ट मतलब पहली दफ़ा, रिकैलिब्रेट मतलब पुनः एडजस्ट करना। डिसऑर्गेनाइजिंग, डिसऑर्गेनाइजिंग मतलब अव्यवस्थित करना। मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग मतलब कुछ चेंज करना। करेक्टिंग अगेन सुधार लाना। तो रिकैलिब्रेट का मतलब कुछ अच्छा करना, व्यवस्थित करना है। तो डिसऑर्गेनाइज क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन होता है जो मेडिटेरेनियन रिवर है, नदी है, सागर है, उसके रिलेटेड जो भी होगा वो मेडिटेरेनियन हो जाएगा। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल एल नहीं आता। ठीक है, पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, विचित्र। ठीक है, क्या होता है स्पेलिंग, PECULIAR, पेक्यूलियर। मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी रैंडम चीज़ों का होता है। जैसे कि हम मैथ्स की बुक में क्वेश्चन करते होते थे, तो उसमें जो फॉर्मूला आपने पढ़े, 2-3 फार्मूलाज, उनके बेसिस पे एक्सरसाइज आती थी। फिर एंड में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होती थी जिसमें सभी फार्मूलाज के बेसिस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे। पैरेलल, पैरेलल मतलब दो जब एक साथ कुछ समांतर दूरी पे चलती हैं चीज़ें, उनको बोलते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। हॉलो, हॉलो मतलब उथला, खोखला। ठीक है, अंदर से खोखला है, खाली है। ठीक है, जिसमें कुछ रियल वैल्यू या मीनिंग नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक। आस्ट, आस्ट मतलब होता है जो कर्व होता है जिसमें, है ना। वर्थवाइल, वर्थवाइल का मतलब होता है मूल्यवान। और स्परियस का मतलब होता है नकली या झूठा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वर्थवाइल इज करेक्ट। My son, who is a cricketer too, is a MA from Delhi University. देखो, जब आप M बोलते हो, M, M, ए की साउंड आती है, वॉवल साउंड आती है। ठीक है, ए की साउंड, ई वाली साउंड आती है, एलिफेंट, एम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अ नहीं आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, इज एन MA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, अब अगर इसको आपको याद करना है तो आप कैसे याद कर सकते हो,
ग्लूटन, अब आपको पता है कई लोगों को ग्लूटन इंटॉलरेंस हो जाता है, वो आटा वगैरह नहीं खा सकते। वहीं जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको क्या बोलेंगे, ग्लूटन बोल देंगे। ठीक है, तो पेटू राम जो होगा वो हो गया ग्लूटन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट मतलब जो भाग्य के ऊपर विश्वास करता है। मिजोगैमिस मतलब कि जो शादी वगैरह से नफरत करता है। साइकोफैंट, साइकोफैंट मतलब चापलूस। तो ऑप्शन ए ग्लूटन इज करेक्ट। Personally, Ramesh was dash to his villagers than his elder brother. अब than आ गया मतलब कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा, फर्स्ट है मोर हेल्पफुल, तो मोर जो है वो कंपैरेटिव का फॉर्म है। हेल्पफुलर कोई वर्ड नहीं होता। हेल्प्ड, उसने मदद की, पास्ट में की थी, लेकिन यहाँ पे मदद पास्ट में की नहीं थी, वो कंपैरिजन करें कि वो ज़्यादा मददगार साबित हुआ, तो हेल्पफुल आएगा, मोर हेल्पफुल आएगा। मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ रही, कंपैरेटिव आ रही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विस्तार करती है, विकास करती है, कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली डैश प्रोडक्ट्स विद enhanced features and greater efficiency. Increasingly demand, has demanded, were demanding, might demand. तो has demanded बताता है पास्ट में डिमांड किया गया था। वर डिमांडिंग कहता है पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। माइट डिमांड फ्यूचर की कि शायद डिमांड करें, बट ये यहाँ पे आप एक जनरल ट्रूथ बता रहे हैं जो कि प्रेजेंट हैबिट है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होएगा कंज्यूमर की डिमांड उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगी। तो कंज्यूमर इंक्रीजिंगली डिमांड प्रोडक्ट्स विद एनहांस्ड फीचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नकल डाउन, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है नकल डाउन का। तो नकल डाउन का मतलब होता है ध्यान लगाकर मेहनत से काम शुरू करना या पढ़ाई करना। टू एंगेज इन अ स्ट्रीट फाइट, जो स्ट्रीट फाइट होती है ना जहाँ पे आपस में दो गुट्स सड़कों पे लड़ लिए, वैसा नहीं है। टू क्रश समवन टू द एक्सटेंट दैट दे कैन नॉट गेट अप, इनकरेक्ट है, किसी को इतने बुरी तरह भी मारने की यहाँ पे बात नहीं हो रही कि वो उठ ना सके। टू स्टार्ट वर्किंग और स्टडी हार्ड, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की शुरुआत करना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है अंटल, अंटल का मतलब होता है जब तक, कुछ जब तक वाली जो स्थिति है वो, तो ये करेक्ट है। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है तो एक ऐसी जगह होती है ना जो बिल्कुल एम्प्टी हो, जहाँ पे कोई हवा ना हो गया वैक्यूम। सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग। और वियर्ड, वियर्ड मतलब अजीब, इसके स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या स्पेलिंग होते हैं, WEIRD, वियर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The comedian's jokes were so funny that the audience was laughing uncontrollably. जब आप बिना रुके बहुत जोर जोर से या जोर से ना भी सही पर आपकी हंसी कंट्रोल में नहीं आ रही, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट है इन स्टिचेस। तो इन स्टिचेस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है कि आपके पास नए आइडियाज, नए मेथड, नए ट्रेंड्स के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहते हो, उनके ऊपर नजर बना के रखते हैं। एज ईजी एज पाए मतलब बहुत आसान। इन बिट्स एंड पीसेज, इन बिट्स एंड पीसेज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इन स्टिचेस इज करेक्ट। एक्सक्लूजन ऑफ समवन फ्रॉम अ कॉमन ग्रुप हार्म्स द ह्यूमन सोसाइटी। अगर आप किसी व्यक्ति को एक समुदाय से, एक समाज से बाहर कर देंगे तो ये हमारे समाज का अच्छा उदाहरण तो है नहीं, हमारे समाज को ये नुकसान पहुंचाएगा, राइट। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, एक्सक्लूजन का हमें मीनिंग बताना है। एक्सक्लूजन मतलब निष्कासित करना, वर्जित करना, बाहर निकालना। एडमिशन, एडमिशन मतलब कहीं पे शामिल करना, है ना, प्रवेश करना। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब किसी के प्रति आपका झुकाव होना। सबमिशन, सबमिशन मतलब किसी के प्रति आत्मसमर्पण। और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब वर्जित करना। सो ऑप्शन डी प्रोहिबिशन इज द सिनोनिम फॉर एक्सक्लूजन। गिफ्ट ऑफ गैब ईडियम का मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है वाच कला, ठीक है, जो जो बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। होता है ना, कई आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली हर समस्या से या किसी अनजान व्यक्ति से भी बात कर पाएंगे और बड़े विटी तरीके से बात कर पाएंगे, और वहीं आपको, आप जिसको टॉपिक के बारे में भी जानकारी है उसको वहाँ पे बात करने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट है लाइफ फुल ऑफ क्वरल्स, लड़ाई से भरी हुई जिंदगी, इनकरेक्ट है। द एबिलिटी टू स्पीक ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। She forbade him not to enter that room.
फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, वर्जित करना, ठीक है। उसने उसको मना कर दिया, बिल्कुल ही क्लियर कट वर्जित कर दिया कि वो उस रूम में ना आए। तो नॉट यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, क्योंकि फॉरबेड भी एक नेगेटिव इमोशन है, नॉट भी एक नेगेटिव इमोशन है, दोनों नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसने रूम में एंटर करने से मना किया था, तो शी फॉरवेड हिम टू एंटर दैट रूम, उसने उसको मना किया था कि उस रूम में एंटर ना करे, तो नॉट नहीं आएगा, ठीक है। She forbade him to enter that room, not incorrect है। Jack probably strained his back as the box was too heavier। अब heavier जो है वो comparative degree है, यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि बॉक्स बहुत भारी था, तो क्या आना चाहिए, too heavy, ना कि heavier, ठीक है। उसका adjective यहाँ पर आएगा जो कि टू के साथ में एक पॉजिटिव डिग्री बनाता है, ठीक है। तो टू हैवी, HEAVY, हैवी, सी में एरर है। Because the politician's speech was high flown and pretentious, it gained popularity। अब जो पॉलिटिशियन है उसकी जो स्पीच थी वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें, आडंबरपूर्ण बातें ऐसे लग रहा था, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। फर्स्ट है स्कीमेटाइजिंग। स्कीमेटाइजिंग का मतलब होता है योजना बनाने वाली। बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक मतलब पूरा शोशेबाजी से भरी हुई, आडंबर से भरी हुई। निमोनिक्स, निमोनिक्स क्या होता है, जो शॉर्ट में हम कुछ याद करने के तरीके इख्तियार करते हैं ना, कुछ चीज़ों को स्मरण करने के, जैसे कि माई वेरी एजुकेटेड मदर, वो 9 प्लैनेट्स को जब नाम याद करने की बात थी, तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। तो इस तरीके कुछ अलग अलग चीज़ें आप बनाते हैं, ठीक है, वो हो गया निमोनिक्स। ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब होता है सादगी से भरा हुआ, तो ऑप्शन बी बॉम्बास्टिक इज करेक्ट। देयर आर सो मैनी फ्लाइज ऑन द फूड। खाने के ऊपर कितनी सारी फ्लाइज हैं। अब फ्लाइज का हमें मीनिंग बताना है। फ्लाइज क्या होता है, मक्खियाँ है ना, एक तरीके से इंसेक्ट होते हैं। फर्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कोई प्रकार है नहीं। टू होवर अप इन द स्काई, स्काई में उड़ने को फ्लाई करना बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे वे उस वाले फ्लाई की बात नहीं कर रहे। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने को भी नहीं बोल रहे। इंसेक्ट्स विद विंग्स, एक तरीके के इंसेक्ट जिनके पंख होते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The standard of living of any country means the average dash share of goods and services which the country produces। बोल रहे हैं किसी भी देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसका मतलब क्या है कि एवरेज डैश जो गुड्स और सर्विसेज का शेयर होता है एक कंट्री में प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न होता है, उसका एवरेज परसेंट शेयर है ना, हर प्रत्येक व्यक्ति कितना खर्च करता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। A country's standard of living therefore dash first and foremost on its capacity to produce wealth। तो इसलिए किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहली दफा सबसे टॉप मोस्ट किसके ऊपर निर्भर करता है, जितना वेल्थ वो देश प्रोड्यूस करता है। वेल्थ इन दिस सेंस, वेल्थ इस यहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या है, इज नॉट मनी, उसका मतलब पैसा नहीं है। फॉर वी डू नॉट लिव डैश मनी बट ऑन थिंग्स दैट मनी डैश बाय। तो वी डू नॉट लिव ऑन मनी, हम पैसे के ऊपर जिंदा नहीं है, पर हम उन चीज़ों के ऊपर जिंदा हैं जो पैसा खरीद सकता है। गुड्स सच एज फूड एंड क्लोथिंग एंड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, जैसे कि गुड्स हो गए जैसे कि खाना पीना कपड़ा, एंड और सर्विसेज जैसे कि हमारे गाड़ी का या फिर गाड़ी से नहीं जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट, ये सब क्या हो गए सर्विसेज में आ गए। A country's capacity to produce wealth depends upon many factors। किसी भी देश की जो क्षमता है कि वो कितना वेल्थ जनरेट करता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। मोस्ट ऑफ विच हैव एन इफेक्ट ऑन वन अनदर, जिनमें से अधिकतम का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वेल्थ डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट डैश अ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अ कंट्री, की देश के जो नेचुरल संसाधन हैं जैसे कि सच एज कोल, गोल्ड, अदर मिनरल्स, वाटर सप्लाई एंड सो ऑन, इन सब के ऊपर वेल्थ जो है डिपेंड करता है बहुत बड़ी मात्रा में। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री मीन्स द एवरेज डैश शेयर, एवरेज पर्सन शेयर, किसी व्यक्ति के शेयर की बात करें ना, बिलोंगिंगनेस आ रहा है तो पर्सन शेयर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयरफॉर डैश फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयरफॉर डिपेंड्स
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट निर्भर करता है, डिपेंड करता है ना, तो डिपेंड्स फर्स्ट एंड, डिपेंडेंट नहीं आएगा, डिपेंडेड नहीं आएगा, डिपेंडिंग नहीं आएगा, डिपेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेल्थ जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो पैसा नहीं है, फॉर वी डू नॉट लिव डैश मनी, लिव ऑन मनी, हम पैसे के ऊपर निर्भर नहीं करते, ठीक है, ऑन मनी, बट ऑन थिंग्स दैट मनी कैन बाय, दैट मनी कैन बाय, ठीक है ना, कि ऑट बाय, ऑट मतलब जो चाहिए, मस्ट मतलब जरूर, शुड मतलब कर सकता है, चाहे मतलब अगेन एक सजेशन टाइप है, लेकिन उससे खरीदा जा सकता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैन बाय। Wealth depends to a great extent dash a country's natural resources over with in, नहीं upon, उसके ऊपर निर्भर करता है, upon निर्भर करता है, ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।